हेलो मेरे स्टूडेंट्स, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अंग्रेजी का सीरीज स्टार्ट हुआ है, आज सेकेंड क्लास है आपका। इसके पहले हम लोग एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं और बताया गया था बिल्कुल छोटी छोटी बात कि आपको एक छोटे छोटे स्टेप को लेकर के आगे चलना है और बाकी सब कुछ उसमें बढ़ता जाएगा और कुछ ही दिन में आपको लगेगा कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को टू पार्ट्स में फिर हम लोगों ने डिवाइड किया था, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता चला था आपको, पर्सन्स के बारे में बताए गए थे। तो उम्मीद है कि आप इन छोटे छोटे बातों को नोट किए होंगे और बिल्कुल जब क्लास आपको करनी है तो पेन और कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये क्लास है, कोई ऐसे नहीं कि आप चलते घुटते कहीं भी बैठ के देख लिए और समझ लिए। तो आप कॉपी और पेन को साथ में रखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस के लिए जो आपको क्वेश्चन मिलता है उसे आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर किस तरह का और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो यू कैन कमेंट और उसका सोल्यूशन आपका किया जाएगा। तो आज अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक बताया गया था आपको फर्स्ट क्लास में ही। जब बेसिक बात हो जाएगी तो हम लोग टेंस पे आएंगे और बिल्कुल समझने का प्रयास करें। कई बार आपने पढ़ा होगा लेकिन इस बार आप कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं और पूरी तरह से सीखने वाले हैं। कंटिन्यू क्लास में रहिएगा और टेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं टेंस है क्या आखिर। बिल्कुल आपके शब्दों में हम बताएंगे, बिल्कुल आपके भाषा में बताएंगे। कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, कोई लंबा डेफिनेशन नहीं होगा। बिल्कुल बात को समझना होगा कि टेंस है क्या, यूज कहां करते हैं और पहचानते कैसे हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों की परेशानी है कि वो पहचान नहीं पा रहे हैं अभी तक कि कौन किस टेंस का सेंटेंस है। तो आज इस समस्या को हम दूर करेंगे और लगातार अगर आप बने रहते हैं तो कुछ न कुछ सीख करके जाएंगे। तो देखिए टेंस बेसिकली है क्या। अगर आप एक वाक्य में एक सेंटेंस में समझना चाहेंगे ना तो टेंस है क्या। तो टेंस कोई भी कार्य को बताता है। कैसा कार्य को बताता है कि काम जो है कब हुआ और कितना हुआ। बस अगर आपको भी किसी को बताना है क्योंकि कोई काम मिला है आपको, तो कब हुआ है वो काम और कितना हुआ है, जब भी अगर आपको बताना रहेगा ना तो आप टेंस वाले ही किसी सेंटेंस का यूज करेंगे। बस इतना ही काम है कि काम हुआ कब और काम हुआ कितना। बस जैसे आप कहते हैं ना, हिंदी में कहेंगे कि मैं क्लास 9 में पढ़ता हूं। पढ़ता हूं यानी कि आप पढ़ते हैं प्रेजेंट में, टाइम पता चल गया, है ना। अब पढ़ता हूं मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ 9th क्लास आपका, आप क्लास 9th में ही पढ़ते हैं। तो काम का ये हुआ कब है और कितना हुआ ये बताना है आपको, तो टेंस का इस्तेमाल करना होगा और बिल्कुल पहचानेंगे और देखेंगे कैसे होता है। जैसे कोई कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी वह अभी खेल रहा है प्रेजेंट में और उसका खेलना समाप्त भी नहीं हुआ। कोई कहा कि मैं 2022 में दिल्ली में रहता था। टाइम आ गया, कब रहता था 2022 में, और कब रहता 2022 में और रहने का काम भी समाप्त हो गया। जैसे ही आप ये सेंटेंस बोले वो काम समाप्त हो गया उसका। तो वाक्य से ही आप पहचानेंगे कि काम कब हुआ और कितना हुआ। और जब भी आपको ये बात बताना है आप टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बस ये छोटी सी बात है कि टेंस कोई एक्शन बताता है और ये बताता है कि वो कितना हुआ है और कब हुआ है। और उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट टेंसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस मिलेंगे, स्ट्रक्चर मिलेंगे। सबका आप प्रैक्टिस करते जाएंगे लगातार तो भूलेंगे नहीं। पढ़े तो कई बार होंगे आप। ठीक है, तो बेसिकली देखिए टेंस टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे हम बात करें कि टाइम कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है टाइम। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर,
है ना, तीन ही तरह का टाइम है ना। एक टाइम प्रेजेंट अभी चल रहा है, एक टाइम ऐसा था जो बीत चुका, पास्ट हो गया, एक टाइम है आने वाला है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। तो टाइम अगर तीन है ना तो टेंस भी तीन ही है, समझ गए। टाइम अगर तीन है तो टेंस भी आपका तीन ही है, क्योंकि काम चाहे तो कोई काम समाप्त हो गया होगा, चाहे तो कोई काम अभी चल रहा है, या कोई काम होने वाला है, तीन ही टाइम है। तो कह सकते हैं कि मैं 8th क्लास में पढ़ता था, मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूं, मैं 12th क्लास में पढ़ूंगा। तीन काम, एक पढ़ते थे, एक पढ़ रहे हैं, एक पढ़ेंगे। तो टाइम आपके पास तीन, तो टेंसेस भी तीन। और उसके बाद जो अलग अलग इसका हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि हाँ इंडेफिनिट का कौन है, कॉन्टिन्यूअस का कौन है, परफेक्ट का कौन है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा सेंटेंस। कितना आसान समझना है कि टाइम तीन तो टेंस भी तीन। जैसे अगर आप बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का, बात करेंगे पास्ट टेंस का, और फिर आपके पास है एक फ्यूचर टेंस, है ना। राइटिंग क्लियर अगर नहीं आता आप कमेंट में करेंगे। एक बच्चा कह रहा था कि थोड़ा सा बड़ा लिखना है, क्लियर नहीं आ पाता है, तो आप देखेंगे, अगर किसी तरह का परेशानी होगा आप बताएंगे राइटिंग के मामले में। यहां से तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किससे डिनोट करेगा, कौन सा टाइम को, तो ये डिनोट करेगा आपका प्रेजेंट टाइम को। फिर पास्ट टेंस किससे डिनोट करेगा, तो ये पास्ट टाइम को करेगा। और ये फ्यूचर टेंस किससे डिनोट करेगा, तो ये फ्यूचर टाइम को करेगा। अभी क्लियर हो गया बात कि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम के लिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम के लिए पास्ट टेंस, और फ्यूचर टाइम के लिए फ्यूचर टेंस। देख रहे हैं आपस में रिलेशन। तो इसी तरह का जब भी कोई प्रेजेंट का एक्शन आपको बताना है प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, पास्ट का एक्शन बताना है पास्ट टेंस यूज करेंगे, और फ्यूचर टाइम का कोई एक्शन बताना है देन यू कैन यूज फ्यूचर टेंस। थोड़ा सा अगर आप ज्यादा सोचेंगे ना तो कभी लगेगा ना कि टाइम और टेंस में रिलेशन भी है, और कभी लगेगा टाइम और टेंस में डिफरेंस भी है। कैसे, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर का काम भी है, कल जाना है उसे। और हम ऐसे भी कहते हैं हम लोग अगले साल एक गाड़ी खरीद रहे हैं, प्लानिंग कब की, फ्यूचर की, है ना। हम लोग कल नेक्स्ट ईयर एक गाड़ी खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं नेक्स्ट ईयर, काम होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन हम लोग उसे किस टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस टेंस से आपको हम बता रहे हैं, तो वो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो कभी कभी लगेगा आपको कि आप फ्यूचर के काम को प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर से भी बता सकते हैं, तो वहां पे लगेगा टाइम और टेंस तो डिपेंड नहीं है एक दूसरा पे, बिल्कुल फ्री है ये। लेकिन मैक्सिमम सेंटेंस में आपको टाइम और टेंस दोनों में रिलेशन मिलेगा, और उसी को आपको पहचानना है। तो प्रेजेंट टेंस को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ये कह सकते हैं वर्ब which shows present times is called in present tense. A verb which show past time is called in past tense. A verb which show a future time, then you can say that sentence is in future tense. ये वेरी सिंपल। अब इसमें हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे सभी को कि प्रेजेंट का कितना होता है, और पास्ट का कितना होता है, और फ्यूचर का कितना होता है। अब देखेंगे यहां प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट में होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड अगर आप बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ बात करेंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। अब यहां से आप रिलेट करेंगे प्रेजेंट टेंस का कितना हो जाएगा, 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब उसी तरह से पास्ट का भी 4 है ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड देन
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का भी है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो तभी तो कहते हैं टेंसेस 12 होते हैं। तो मुख्यतः तो 3 है, और 3 में फिर आपको जब ये 3 बता देगा आपको कि प्रेजेंट का है काम, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का, ये 3 टेंसेस। लेकिन अगर आपको जानना है कि काम कितना कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए फिर अलग से पढ़ना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी सिंपल है। अब एक एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह के हिंदी में से उसके वाक्य होते हैं, कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग यूजेस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या यूज है, कॉन्टिन्यूअस का यूज कहाँ है, परफेक्ट का यूज कहाँ है। और यही आपके 12th और 10th के ग्रामर में यूज में आता है, चाहे जो भी कंपटीशन का एग्जाम है उसमें आता है ना, कि अकॉर्डिंग टू वर्ब के फॉर्म्स को आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा वर्ब फॉर्म पुट करेंगे कि ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना, ये चेंज करने के लिए आता है, ट्रांसलेट करने के लिए आता है। तो आज हम लोग अब सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर के साथ, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या है उसका, और अगर हिंदी में सेंटेंस मिलेगा तो आप कैसे उसे पहचानेंगे। देखिए, तो सबसे पहला है हम लोग का प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, इसे आप समझेंगे। और उसी तरह से एक एक करके सारा का हम लोग देखेंगे। और कल एक बहुत ही लंबी क्लास स्टूडेंट के डिमांड पे आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, क्लास 10 का। और उसके बाद केमिस्ट्री वालों के लिए क्लास 11th का एक चैप्टर आ जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, जो जिसमें बेसिक अगर कुछ सीखना है तो 9th के बच्चे भी देखेंगे। और वो परफेक्ट क्लास रहेगा 11th और 12th बोर्ड को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो आज हम लोग जो ये आगे का क्लास जो देखेंगे, इसमें हम लोग को देखना है प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा, इसका जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्लियर होगा? इसे सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब हिंदी में जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से कि लास्ट अगर कोई सेंटेंस कर रहा है ता है ती है करके, वो तो पहचानना है ही, वो तो आप शुरू से पढ़ते हैं, तो ये बताना भी जरूरी है कि अगर कोई हिंदी का वाक्य है, कोई एक्शन उसमें हो रहा है और लास्ट में ता है ती है आ रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट का है। हम लोग बचपन से ऐसे ही पहचानते आए हैं, है ना, लेकिन विद द स्ट्रक्चर एंड टाइम, इसके साथ भी अब आपको पहचानना होगा, है ना, कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो ता है ती है भी चलेगा, और साथ साथ स्ट्रक्चर और उसके टाइम के अकॉर्डिंग भी आपको पहचानने के लिए हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेशन में आपको लिखा हुआ मिलता है, तो उसकी जो पहचान हो जाती है हिंदी में, वो लास्ट में लगा रहता है ता है ना, ती है, इस तरह से। जैसे जैसे वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, है ना, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, यानी खेलने का काम उनका चल रहा है प्रेजेंट में। तो इस तरह के जब सेंटेंस मिलेगा आपको, तो कैसे बनाना है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर आपका होता है वेरी सिंपल। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का V5 है ये, और फिर उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट, है ना। बहुत बच्चों को देखते हैं कि अगर इस तरह का ट्रांसलेशन मिल जाता है तो इज एम आर का यूज करने लगते हैं, है ना, कि लास्ट में है लगा हुआ है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें केवल आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद सीधा वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं पहचानने के लिए, तो ये गलती अब नहीं होना चाहिए कि कहां पर हम V1 का यूज करेंगे और कहां पर V5। ये रटना भी आपको नहीं है, आपको किस बेस पे लगाना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। V5 जो है वो सिंगुलर वर्ब है,
और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, मूल रूप जो होता है उसका। तो इस आधार पे हम लोग इसे कैसे चेंज कर लेंगे कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये अगर हम बनाने चले ना तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट कौन सा हो गया, दे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का V1 या V5। तो आप देखेंगे ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी इसके साथ आएगा प्लूरल। तो दे प्ले क्रिकेट। आप सुनेंगे भी आवाज को, अगर राइटिंग क्लियर नहीं है तो दे प्ले क्रिकेट। उसी तरह से अगर वह दिल्ली में रहती है, वह दिल्ली में रहती है। फिर से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हिंदी में कैसे पहचाने, रहती है। कोई इजेमार का यूज आपको नहीं करना है। क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। देन वह कह रही है सी, रहती है वह, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी, और सब्जेक्ट है ये सिंगुलर, तो वर्ब भी हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। सी लिव्स इन दिल्ली, सी लिव्स इन दिल्ली। वेरी सिंपल है। तो आप इस तरह से पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। सेंटेंस भी आप पहचान पाएंगे आराम से किस तरह से है ना। हिंदी में ताहती है, और फिर उसके बाद अगर इसका ट्रांसलेट करना है तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे आप कह सकते हैं मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, है ना। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, क्या बनेगा, आई, सीधा फिर वर्ब आएगा गो, वो के बाद टू लगाना है, टू स्कूल, और उसके बाद टाइम को आप रखेंगे लास्ट में, है ना, डेली या एवरीडे भी लिख सकते हैं, आई गो टू स्कूल डेली या एवरीडे। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। हम लोग हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, मदद करते हैं। क्या जाएगा हम लोग का यहां पे, वी ऑलवेज हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। देख रहे हो आप लोग, कहीं इजेमार का कोई यूज नहीं है। आप भी इसी तरह यूज करेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसमें तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे जब यूज पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि ज्यादातर इसमें जो एक्शन बताया जाता है प्रेजेंट का हैबिट, है ना, या डेली रूटीन, डेली रूटीन, या वर्तमान समय में कोई स्थायी काम चल रहा है तो बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरह से आप देखें कि सिंपल प्रेजेंट कैसे होता है। अगर इसमें कोई निगेटिव सेंटेंस आ जाता है ना, इसमें आ जा रहा है कोई निगेटिव सेंटेंस, तो उसके लिए क्या है फिर अलग से स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस के लिए, आज इतना ही आपको बताया जाएगा, है ना। निगेटिव, इसमें क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट को रहने देंगे, और उसके बाद वर्ब लगाने के पहले आपको लगाना है डू या डज, डू या डज। उसके बाद आप डज जब लग जाएगा चाहे डू, तो उसके बाद वर्ब का V5 जो फॉर्म है वो नहीं आएगा। अब सीधा आप लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, है ना, सीधा आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये कब यूज करना है, जब सेंटेंस नेगेटिव हो तब, यानी हिंदी के वाक्य में नहीं लगा रहेगा तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके आगे काम करेंगे। कैसे, देखिए, जैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, क्या बनेगा, नहीं आ गया इसमें। इसके लिए जैसे ही नहीं आएगा तो आपको डू नॉट या डज नॉट यूज करना ही होगा, ठीक है। नॉट ही रह गया, ये नॉट है ना, दिस इज नॉट। तो मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, क्या हो जाएगा, आई
डू नॉट टीच हिंदी, है ना, वेरी सिंपल है, बिल्कुल 9th क्लास के बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं, सभी को ये समझना है ना, कि कितना सिंपल है आपको समझना। और बिल्कुल समझ करके अगर आप करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो ना टेंस पहचानने में दिक्कत होगा, ना ट्रांसलेशन में ये दिक्कत होगा, और ना फिर इन द ब्लैंक्स जब आप बनाएंगे 10th का ये बोर्ड एग्जाम में, या 9th का फाइनल एग्जाम में, या फिर 12th वाले, तो आपको भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, है ना, बिल्कुल 0 से शुरू करने का टारगेट था, इसलिए छोटी छोटी बातों को बताया जा रहा है। आपके लिए भी स्पेशल आएगा क्लास। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि अगर निगेटिव सेंटेंस है तो आपको डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डू नॉट डज नॉट में क्या परेशानी है, तो जहां बिल्कुल आप V1 यूज कर रहे थे वहां फ्री होकर के यूज करेंगे डू, और जहां V5 यूज कर रहे थे वहां करेंगे डज। डज जो है सिंगुलर फॉर्म है वर्ब का, एस लगा हुआ है इसमें। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है सेंटेंस में तो आप ऐसे पहचानेंगे कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट तो पहचानने आता है आपको, और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब भी पहचानने आता है, पुट करने भी आता है, क्योंकि आपने पिछला क्लास बहुत अच्छा से देखा और सारे बच्चों ने उसे वो करके भी लाया जो लास्ट में 5 होमवर्क दिए गए थे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि सिंगुलर वर्ब का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, अब प्लूरल वर्ब का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट समझने में कोई परेशानी नहीं। इसमें मिस्टेक्स क्या होता है, मिस्टेक्स बच्चे यही करते हैं कि कहाँ V1 लगना था वहां V5 का यूज कर बैठते हैं, और जहां V5 लगाना था वहां V1 लगा देते हैं। यानी जहां सिंगुलर वर्ब होना चाहिए वहां प्लूरल पुट करते हैं, और जहां प्लूरल करना चाहिए वहां सिंगुलर करते हैं। तो ये परेशानी होनी नहीं चाहिए। कैसे गलती हो जाएगा ये, जब आप पहचान चुके हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल वर्ब कौन है, सिंगुलर वर्ब कौन है, तो फिर होना ही नहीं चाहिए गलती। तो डू और डज के लिए क्या हो गया, अभी जैसे लिखते हैं सेंटेंस, विराट क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है, विराट क्रिकेट खेलता है। तो विराट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो क्या हो जाएगा इसमें बनाएंगे तो आप क्रिकेट खेलता है तो पॉजिटिव हो गया। हम नेगेटिव से आपको समझाना चाह रहे हैं, अब नहीं खेलता, नहीं विराट कोहली रिटायर हो गया तो नहीं खेलता है पे हम लोग बात करेंगे। विराट अब क्रिकेट नहीं खेलता है ना, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आपको समझना है सिर्फ, विराट डज नॉट प्ले, है ना, डू नॉट यूज नहीं करेंगे क्योंकि डू प्लूरल वर्ब हो जाता है, जबकि हमारे पास सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो विराट डज नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, विराट डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है आपको डू डज यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। और इस तरह से जहां भी सेंटेंस आपको दिखे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है आप वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब करेंगे यूज प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, है ना, कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपके कैसे कौन सा यूज करते हैं, है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 क्लास में आप बिल्कुल लाइन अप हो जाएगा आपका, है ना। थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, प्रॉपर नोट्स बनाना है और साथ साथ प्रैक्टिस करना है। ये 2 काम अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है सीखना। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव देख लिए थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये तो सिंपल है आपका, पॉजिटिव और जो निगेटिव हम लोग देखे, है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आपको पढ़ा होगा आपने। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने में। जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है किसी से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, है ना। जैसे
क्या तुम दिल्ली में रहते हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह अंग्रेजी पढ़ना जानती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। समवन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू, तो जब भी आप किसी से प्रश्न करें या आपसे कोई प्रश्न करता है, अगर इंडेफिनिट सेंटेंस का वो है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में अगर है वो, तो तब आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे, है ना। यहां भी वही है, यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह हेल्पिंग वर्ब जो है आपका, इसका कौन सा है, डू या डज, ये आगे आ जाएगा। अब आपको सब्जेक्ट रखना है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, V5 जो है ना, वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज हो रहा है, उसके अलावा फिर कहीं उसका ग्रामर में पूरा कहीं यूज नहीं है। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वहीं पे V5 का यूज हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा पूरे ग्रामर में कहीं उसका यूज नहीं। जैसे ही डू डज आएगा तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज करना है, चाहे वो ये निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH वर्ड हो। समझ गए बात? अब तो यहां देखेंगे, अब सबसे पहले आपको क्या ले आना है, डू या डज आगे में, है ना, हेल्पिंग वर्ब वाला। फिर उसके बाद सब्जेक्ट V1 V5 प्लस, V5 तो होना ही नहीं, V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस आपका ना हिंदी में क्या से शुरू रहेगा। जब इस स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका जो रहेगा वो क्या से शुरू रहेगा इसमें, है ना। क्या आप, चलो सिंपल सेंटेंस लेते हैं, मछली खाते हैं। क्या आप मछली खाते हैं? ये सेंटेंस आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप खाते हैं तो जवाब दे सकते हैं यस और नहीं तो नो। अच्छा, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म होता है ना, आप इसे सिंपल यस नो में भी सामने वाले को जवाब दे सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। जब क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो, है ना, क्या आप मछली खाते? यस आई ईट फिश। लेकिन आप यस भी बोल देंगे ना, वो सामने वाले को जवाब मिल जाएगा। और अगर नहीं खाते हैं तो नो बोलेंगे। तो बोलचाल में भी, स्पीकिंग में भी आप यहीं से सीख सकते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। और लगभग जिस टेंस में आपसे सवाल कोई पूछता है ना, अब वहां पे ट्रांसलेट दिमाग में नहीं करने लगना है, हाँ किस टेंस से पूछा है, इसी टेंस में हमको जवाब देना है। ये फ्लो आ जाएगा प्रैक्टिस से, जब लगातार आप टच में रहेंगे, है ना। इंग्लिश अच्छा सुनेंगे, कहीं ग्रामर थोड़ा कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे बोलने का, और सुनने का भी आदत डालना है आपको। जितना ज्यादा आप सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी आपका कंप्लीट होगा, है ना। तो आज हम लोग 2025 में है, लेकिन फिर भी बहुत हालत खराब है अंग्रेजी के मामले में। आप जिस संस्थान में पढ़ते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, शायद ही कोई वहां पे है जो आपसे अंग्रेजी में बात करता है और आप जवाब दे पाते हैं या उससे बात कर पाते हैं। और जबकि है क्या, कुछ नहीं। कमी कहाँ है? केवल प्रैक्टिस और इन्वायरमेंट का। आपसे कोई बोलने वाला नहीं है, आप किसी से न बोल सकते, ना आपसे कोई बोल रहा है, बस कमी यही रह जाते हैं, यहीं पे पीछे रह जाते हैं लोग। तो आप जुड़िए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए, सुनिए किसी अच्छे बोलने वाले व्यक्ति को, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, क्या आप मछली खाते हैं, तो क्या है, यहाँ पे आप है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, एक्शन तो यही कर रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यू है तो यू के साथ डू का यूज करेंगे। डू यू ईट फिश? डू यू ईट फिश? If you eat, then you answer yes, I eat. If you do not eat fish, then you answer I do not eat fish. तो कंप्लीट सेंटेंस में भी आप आंसर कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपल सेंटेंस में भी आप बता सकते हैं यस और नो। जैसे, क्या वह गांव में रहती है? क्या वह गांव में रहती है ना। बिल्कुल दो दो सेंटेंस का एग्जांपल, दो दो ही सेंटेंस हम देंगे और उसके बाद आपको लास्ट में प्रैक्टिस करवाएंगे। क्या वह गांव में रहती है? अगर गांव में रहती है, यस शी लिव्स इन विलेज। अगर नहीं रहती है तो नो शी डज नॉट लिव इन
विलेज, शी लिव्स इन दिल्ली, शी लिव्स इन कोलकाता। आप ऐसे आंसर कर सकते हैं कि वो गांव में नहीं रहती है। तो यस में भी आप बता सकते हैं, नो में भी बता सकते हैं, नहीं तो पूरा सेंटेंस। लेकिन यस नो में भी जवाब दिया जा सकता है, तो इसे हम लोग यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। यू कैन आंसर विथ यस और नो, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस सेंटेंस, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज यस नो क्वेश्चन। आप सिंपल यस और नो कहेंगे, सामने वाले को जवाब मिलेगा। तो क्या वह गांव में रहते, क्या बनेगा? वह के लिए आपको क्या लेकर के आना है? सी। सी के साथ क्या यूज करेंगे? डज। डज सी लिव इन विलेज? डज सी लिव इन विलेज? यस, सी लिव्स इन विलेज। नो, जैसे आंसर करना आप कर सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। तो हमने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा लंबा। इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, हाउ टू का यूज पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा इसका लंबा स्ट्रक्चर जाता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस से जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक एक क्लास में दो दो टेंस कंप्लीट होते जाएगा और बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी हम स्लो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपको धीरे धीरे सिखाना है। और कहीं भी कोई परेशानी हो, आपको तुरंत कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। बहुत बच्चे ऑफलाइन वाले डेली मिलते भी हैं, है ना। कुछ का प्रॉब्लम था, उन्होंने जैसे कहा कि थोड़ा सा आपको क्लियर लिखना है, ये बोलने में थोड़ा स्लो बोलना है, आप तेज बोल करके निकल जाते हैं। तो ये दो पे हम काम करेंगे। तो इस तरह से अगर आप दूर से कहीं देख रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से, है ना, कॉल के माध्यम से आप बात करके बता सकते हैं, आपकी समस्या दूर की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है WH वर्ड, है ना। अब एक क्वेश्चन पूछने के लिए एक सेंटेंस आएगा ना, उसमें एक WH वर्ड पहले से ऐड होगा। जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर आप लोग लिखने चले कि इसमें तो क्या से शुरू हो गया था वो, है ना। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे क्यों है, कब है, कैसे, क्या, है ना, कहां, ये सब वर्ड आएगा। तो इसके कैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, इससे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड, जो दिया रहेगा उसमें। क्यों है तो क्यों का मीनिंग पहले लिखेंगे, कब है तो कब का लिखेंगे। उसके बाद लिखना है आपको डू या डज, है ना, डू या डज। देन यू कैन राइट सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, देन लास्ट पुट क्वेश्चन मार्क। ओके। वह कहां रहता है ना, वह कहां रहता है, वह कहां रहता है। देखिए बीच में आया यहाँ पे कहां वर्ड, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वह कहां रहता है। तो अब कहां का जो मीनिंग होता है उससे सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, है। तो कहां का क्या, वेयर। वेयर, वह के लिए ही के साथ क्या होगा, डज होगा। वेयर डज ही लिव, है ना, कि वह कहां रहता है। फिर आ सकता है आपका तुम क्यों हल्ला करते हो, तुम क्यों हल्ला करते हो। यहां पर कौन सा क्वेश्चन वर्ड आपका है, क्यों, है ना। क्यों के लिए क्या लिखेंगे आप, वाई। वाई डू यू मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। ठीक है। तो जब भी कोई WH वर्ड वाला आए तो सबसे पहले वो पुट करेंगे, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। राइटिंग के लिए, बोलने के लिए भी आपका ये है। थोड़ा सा टोन चेंज होगा कि कैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है उसे कैसे पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी रहेगा उसे कैसे पढ़ेंगे, है ना, वो बात अलग है। लेकिन अभी हम लोग को राइटिंग सीखना है ना, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए। और तो उस पर अगर हम लोग बात करें तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर यही है। इसमें अगर किसी को आप आंसर करना है तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना होगा। जैसे आपसे कोई पूछा वेयर डज ही लिव, देन यू कैन नॉट आंसर यस। अगर आप यस बोलेंगे सामने वाले को कोई जवाब मिला नहीं, है ना। आपको आंसर पूरा करना है कि वह कहां रहता है। ही लिव्स इन कोलकाता, ही लिव्स इन जयपुर, ऐसे आंसर देना होगा आपको।
तो WH वर्ड वाले का आंसर आप लोग यस नो में नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ जो क्या से शुरू है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका आंसर आप बिल्कुल यस नो से दे सकते हैं, साथ में कंप्लीट कर सकते हैं सेंटेंस को ऐड करके आंसर वाला सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस के लिए समझा। फिर टेंस का टाइप जाना कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, टाइम और टेंस में रिलेशन क्या है वो भी हम लोगों ने देखा कि अगर प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन है उसके यूज करने के लिए प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस का कोई एक्शन है तो उसे यूज करने के लिए पास्ट टेंस है ना। अगर फ्यूचर टेंस का कोई एक्शन है तो उसके लिए फ्यूचर टेंस है। तो टाइम और टेंस का रिलेशन समझे और उसके बाद हम टू द पॉइंट आ गए बिल्कुल कि टेंस में टाइप्स कितने हैं, तो प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4। प्रेजेंट का 4 हम लोग क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उस तरह पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी 4 है। तो हम लोगों ने आज शुरू कर दिया कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहाँ यूज होता है, स्ट्रक्चर कैसा है वो समझ गए हम लोग। सेंटेंस आपको पहचानने आ जाएगा। कैसे पहचानेंगे, हिंदी में तो पहचानते ही हैं, अंग्रेजी में अगर लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे आप कि डू डज लगा रहेगा, नॉट प्लस V1 रहेगा। इंट्रोगेटिव है उसमें भी डू डज दिखेगा, WH वर्ड है उसमें भी डू डज दिखेगा, और अगर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 और V5 दिखेगा। और एग्जाम में कैसे आता है ना, तो उसमें आप ग्रामर आपको सॉल्व करने के लिए आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे लिखेगा ही ब्लैंक्स टू अ स्कूल डेली। अब लास्ट वाले सेंटेंस जो वर्ड उसमें ऐड है सेंटेंस में डेली, उसके बेसिस पे आपको वहां पे 4 वर्ब फॉर्म दिए रहेंगे और उसमें पुट करना होगा। गोज होगा, गॉन होगा, गोइंग होगा, इसमें तो गो होगा जो इसमें पुट करना है, गो, गोज, गोइंग, गॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब यूज आपको बताएंगे ना कि प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन एंड डेली रूटीन एंड परमानेंट वर्क्स, अगर आपको बताना है अस्थायी रूप से कोई काम, वर्तमान का रूटीन या वर्तमान का आदत, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। तो गोज यूज हो जाएगा, ये ग्रामर में पढ़ेंगे हम लोग यूज इसका। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा स्ट्रक्चर पहले हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद यूज पढ़ेंगे। उसी तरह फिर कॉन्टिन्यूअस का सारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, फिर यूज पढ़ेंगे। और बहुत जल्द आपका ट्रांसलेशन वाला पार्ट के साथ साथ ग्रामर पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको क्लास में बने रहना है ना। कल भी अच्छा खासा लोगों ने इसको देखा, अभी शुरुआत है, बीच में इस पे काम बंद हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू बोल दिया गया है तो आपके लिए क्लास आएगा। खास करके अंग्रेजी का एक क्लास डेली आएगा, और साथ साथ कल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं पूरे डिटेल साथ, है ना। बिल्कुल मैं एक क्लास में लगभग कंप्लीट कर लेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद 11th और 12th +9 बेसिक के साथ हम लोग आएंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर के, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको लगातार पढ़ाते मिलेंगे अंग्रेजी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आर्ट्स के लिए हिस्ट्री। ये हमें डिस्कस करना है और आपको इन चारों सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाना है, ताकि आप जब जुड़े हमारे साथ विश्वास से, तो आपने विश्वास किया है तो आपका काम भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो और लोगों को शेयर करें। थैंक यू।